दोस्तों आज की हमारी वीडियो कुछ खास होने वाली है। आज की अपनी इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपको आपके फादर और आपके एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी कैसे मिलती है। साथ ही में देखेंगे कि महिलाओं का उनके फादर, उनके हस्बैंड और उनके एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी के ऊपर क्या अधिकार रहता है। सो वेलकम टू स्टडी IQ, माय नेम इज चांद कुबा। अगर आप मेरी वीडियोस की पीपीटीज डाउनलोड करना चाहें या फिर लीगल क्विजेज में पार्टिसिपेट करना चाहें तो टेलीग्राम के इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों इस पूरे मामले से जो कानून डील करता है उसे कहा जाता है हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956। खास करके ऐसे मामले जहां पर एक हिंदू की बिना कोई वसीयत या कोई विल लिखे मृत्यु हो जाती है तो उनकी प्रॉपर्टी का क्या होगा वो इस एक्ट में बताया गया है। साथ ही में हमें यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि ये जो कानून है केवल हिंदुओं के ऊपर ही लागू नहीं होता, हिंदुओं के अलावा बुद्धिस्ट, जैन और सिखों के ऊपर भी ये कानून लागू होता है। इस एक्ट में प्रॉपर्टी को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहली तो है जी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज एंड दूसरी है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टीज। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज यानी कि पैतृक संपत्ति जो कि हमें अपने पूर्वजों से मिलती है, और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो कि हम खुद कमाते हैं, हमारे पूर्वजों से वो हमें नहीं मिलती। इस एक्ट में बताया गया है कि दोनों ही केसेस में जो प्रॉपर्टी है वो वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन कैसे डिवॉल्व होती है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की। तो हमें देखने को मिलता है कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के केस में यहाँ पर एक कंसेप्ट दिया गया है जिसे कहा गया है को पार्टनर यानी कि सहदायक। अब होता क्या था कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के ऊपर, इनफैक्ट आज भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के ऊपर जो भी को पार्टनर्स होते हैं उनका बराबरी का मालिकाना हक होता है। 2005 से पहले एक हिंदू जॉइंट हिंदू फैमिली में जो मेल साइड की 4 जनरेशंस होती थी उन्हीं को यहाँ पर को पार्टनर बनाया जाता था, यानी कि फादर, फिर उनके सन के बाद ग्रैंडसन और ग्रेट ग्रैंडसन को यहाँ पर को पार्टनर बनाया गया, सहदायक बनाया गया था, और इन्हीं को पैतृक संपत्ति में बराबरी का अधिकार मिलता था। जो फीमेल साइड थी, डॉटर हो गई, ग्रैंड डॉटर होगी, ग्रेट ग्रैंड डॉटर होगी, इन्हें यहाँ पर कोई अधिकार प्रॉपर्टी में ऐसा नहीं मिलता था, यानी कि पैतृक संपत्ति इन्हें नहीं मिलती थी। लेकिन 2005 में हिंदू सक्सेशन एक्ट में एक अमेंडमेंट लाई गई जिसके तहत महिलाओं को भी यहाँ पर को पार्टनर का दर्जा दिया गया, और साथ ही में ये कहा गया कि महिलाएं जो हैं वो, ये जो एक्ट है क्योंकि 2005 में इसे अमेंड किया जा रहा है, लेकिन इसका जो इफेक्ट होगा या जो असर होगा वो 2005 के पहले के केसेस पे भी होगा। सो बेसिकली इसे रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया गया। अब क्या कंडीशन है? अब कंडीशन ये है कि 2005 के बाद जो भी हिंदू जॉइंट फैमिली के मेंबर्स होंगे, चाहे वो फादर हो, सन हो, ग्रैंडसन या ग्रेट ग्रैंडसन, या फिर डॉटर, ग्रैंड डॉटर या ग्रेट ग्रैंड डॉटर, इन सभी को को पार्टनर बनाया गया, यानी कि इन सभी का हक होगा, इक्वल हक होगा, इक्वल यहाँ पे प्रोपोर्शन में हक होगा। किसके ऊपर? एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के ऊपर। अब सवाल ये उठा कि क्योंकि ये अमेंडमेंट 9 सितंबर 2005 को 992005 को यहाँ पर लागू होती है, is it necessary that the father should be alive on this date for the daughter to inherit his property? यानी कि क्या ये ज़रूरी है कि इस दिन 9 सितंबर 2005 के दिन या उसके बाद फादर का यहाँ पर जिंदा होना ज़रूरी है ताकि महिला या बेटी को को पार्टनर बनाया जा सके, या फिर यहाँ पर महिलाएं जन्म से ही को पार्टनर मानी जाएंगी? इसका जवाब हमें देखने को मिला विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा के 2020 के केस में, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लैरिफाई कर दिया कि ये ज़रूरी नहीं है कि 9 सितंबर 2005 को अगर फादर जिंदा हैं तभी महिलाओं को को पार्टनर या बेटी को को पार्टनर बनाया जाएगा। बेटी को बाय बर्थ ही यहाँ पर को पार्टनर माना जाएगा। यानी कि मान लीजिए यहाँ पर 2001 में यहाँ पर एक फादर की डेथ हो गई, उस केस में भी जो बेटी है जब उसका जन्म हुआ था तभी से उसे यहाँ पर को पार्टनर माना जाएगा और उसका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में अधिकार होगा। ये तो हमने यहाँ पर बात की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की। अब हम बात करते हैं कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी के केसेस में प्रॉपर्टी वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन कैसे डिवॉल्व होती है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर यही देखेंगे कि एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन को प्रॉपर्टी जाती कैसे है, और दूसरा ये कि कैन अ डॉटर इनहेरिट फादर्स सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी इफ द फादर डाइज इंटरस्टेट। देखिए अभी हमने देखा कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी तो यहाँ पर मिल जाती है डॉटर्स को क्योंकि 2005 की अमेंडमेंट आई, लेकिन क्या होगा अगर एक पिता की डेथ हो जाती है और उनकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी का क्या होगा अगर वो बिना वसीयत लिखे मर जाते हैं? तो यहाँ पर इन क्वेश्चंस के उत्तर सबसे पहले हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमें ये जान लेना चाहिए दोस्तों कि जो
सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है वो उसके ऊपर मेरा पर्सनल राइट होता है। अगर मेरी कोई सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है तो उसमें मेरे जो फैमिली मेंबर्स हैं उनका एज सच कोई अधिकार नहीं होगा, उसमें मेरा पर्सनल अधिकार होगा। मैं उस प्रॉपर्टी को विल के द्वारा या वसीयत के द्वारा किसी को भी दे सकता हूं। जरूरी नहीं है मैं अपने फैमिली मेंबर्स को दूं, अपने दोस्तों को या अपने जानने वालों को, किसी को भी दे सकता हूं। सो ये जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है ये बाय विल यहां पर डिवॉल्व होती है। दूसरी बात ये कि मैंने जो दूसरा प्रश्न पूछा था कि कैन अ डॉटर इनहेरिट फादर से सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी इफ फादर डाइज इंटेस्टेट, यानी कि एक हिंदू है वो बिना वसीयत लिखे यहां पर उनकी मृत्यु हो जाती है। अब उनकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी का क्या होगा? क्या वो उनके बेटों को ही मिलेगी या फिर बेटियों को भी मिलेगी? इसका जवाब हमें 2022 में जाकर मिला। 2022 की अरुणाचला गोंदर वर्सेस पोनुस्वामी की एक जजमेंट आई जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लैरिफाई किया कि जो हिंदुओं की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है और अगर उस हिंदू की यहाँ पर डेथ हो जाती है बिना वसीयत लिखे तो उसमें जो उनकी बेटियां होंगी उनको भी यहाँ पर बराबर का अधिकार मिलेगा। डॉटर्स ऑफ द मेल हिंदू डाइंग इंटेस्टेट हैव द राइट टू एक्वायर सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी ऑफ द फादर अलॉन्ग विद द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, यानी कि जो महिलाएं हैं, जो डॉटर्स हैं, उन्हें अपने फादर की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में अधिकार मिल जाएगा अगर उनके फादर यहाँ पर कोई वसीयत लिखकर नहीं जाते हैं। वसीयत ही लिख गई तो वो किसी को भी यहां पर देकर जा सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ये उठा कि व्हाट अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ हिंदू फीमेल हु डाइज इंटेस्टेट। अब क्योंकि देखिए जो हिंदू महिलाएं हैं उन्हें भी हमने क्या बना दिया, को-पार्टनर बना दिया। अब मान लीजिए एक हिंदू महिला है, उन्हें यहां पर लेट्स से कोई मिस ए है, हिंदू महिला है, उन्हें उनके फादर से भी कोई प्रॉपर्टी मिली और उन्हें उनके हस्बैंड से भी कोई प्रॉपर्टी मिली। हस्बैंड की भी डेथ हो गई, फादर की भी मान लो डेथ हो गई। अब उन्हें यहां पर दोनों तरफ से प्रॉपर्टी मिली। ये महिला ने यहां पर कोई विल नहीं लिखी और बिना विल लिखे इनकी भी डेथ हो जाती है। ऐसे में इनकी प्रॉपर्टी का क्या होगा? क्या इनकी प्रॉपर्टी, इनकी जो इनको फादर और हस्बैंड से जो प्रॉपर्टी मिली वो इनके बच्चों को चली जाएगी या फिर कहीं और वो प्रॉपर्टी डिवॉल्व होगी? उसका हमें जवाब ढूंढना है। मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि अगर एक हिंदू महिला बिना कोई विल लिखे उनकी डेथ हो जाती है तो उनकी प्रॉपर्टी का क्या होगा, वो यहां पर सवाल उठा। उसका भी जवाब हमें अरुणाचला गोंडर वर्सेस पोनुस्वामी की इस जजमेंट में जवाब मिला और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इफ अ प्रॉपर्टी वाज इनहेरिटेड बाय द वुमेन फ्रॉम हर फादर और मदर्स साइड देन इट विल गो बैक टू फादर्स हेयर, यानी कि अगर एक महिला को यहाँ पर जो प्रॉपर्टी थी वो उनके फादर की तरफ से मिली थी तो वो प्रॉपर्टी आगे उनके बच्चों को नहीं जाएगी। वो प्रॉपर्टी कहाँ चली जाएगी? उनके जो फादर की तरफ के लोग थे, यानी कि फादर के भाई बचे हुए हैं उनके पास चली जाएगी या फादर के भाई के जो बच्चे हैं उनके पास चली जाएगी। ये इसमें कहा गया। साथ ही में यह बताया गया कि अगर उन महिला को ये जो प्रॉपर्टी है उनके हस्बैंड से मिली थी और महिला मान लीजिए बिना वसीयत लिखे उनकी डेथ हो गई तो ये जो प्रॉपर्टी है उनके हस्बैंड के जो एयर्स हैं, यानी कि उनके हस्बैंड के साइड के जो आगे के जो लोग होंगे, जैसे उनके हस्बैंड के अगर भाई हैं तो उनको चली जाएगी। मान लीजिए इनके इस महिला के कोई बच्चे नहीं हैं तो उनके जो हस्बैंड के जो भाई थे उनको चली जाएगी या फिर भाई के जो बच्चे होंगे उनको चली जाएगी। तो ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में कहा। आई होप कि आपको यहाँ पर एक क्लैरिटी मिलेगी कि महिलाओं का प्रॉपर्टी के ऊपर क्या अधिकार होता है। अगली वीडियो में फिर एक बार मिलेंगे। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।